हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं करण भट्ट और अगेन आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये है गाइज हमारा स्टैंडर्ड 10th का सोशल साइंस, जो कि गुजरात बोर्ड की बुक से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और बेसिकली हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर लिया था और ये हमारा 5वां पार्ट है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्री। सो लेट्स बिगिन गाइस। आपने बहुत सारे व्हीकल्स को तो देखे ही होंगे। कभी भी आप लोग जब सफ़र कर रहे होंगे तब स्कूल से घर पे जाने में, घर से स्कूल आने में, या फिर कहीं पे भी पिकनिक स्पॉट्स के लिए भी आपने किसी ना किसी वे पे ट्रैवल तो किया ही होगा। ठीक है, आप साइकिल ले लो, आप बाइक ले लो, आप स्कूटर ले लो, कार, बस वगैरह वगैरह आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो कि आज मॉडर्न एज में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है, एक टाइप का हमारा हिस्सा हो गई है, क्योंकि ये हमें फास्टर स्पीड से क्या पहुंचा देती है, हमें अपने जगह पे पहुंचा देती है जहाँ पे हम लोग जाना चाहते हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो व्हीकल्स विद फास्टर स्पीड अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स हैव कम इन द यूसेज। मतलब कि यहाँ पे नो डाउट व्हीकल्स का तो आपका प्रोडक्शन हुआ ही है, बहुत अच्छा खासा हुआ है, यूज़ भी अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन साथ साथ आपको रोड्स भी उतने डेवलप देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी इंडस्ट्री को जो ऐसे व्हीकल्स प्रोड्यूस करते हैं उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ठीक है, जिसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। लेट्स बिगिन विथ आवर रेलवेज। रेलवेज जो है वो आप इंडिया की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। इवन वर्ल्ड की आप कह सकते हो कि टॉप 5 बड़ी इंडस्ट्री में रेलवेज हमारी आती है। Railways manufacture the equipment of its own requirement by itself and such as railways engine, passenger coaches, good coaches, etc. मतलब रेलवे जो अपनी इंजिन्स होते हैं, जो बोगियाँ होती है, जो आप कह लो कि आप पैसेंजर ट्रेन के लिए या फिर आपको माल गाड़ियाँ करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वो सारे के सारे खुद प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये सारे गुड्स गवर्नमेंट तो प्रोड्यूस करती ही है, साथ साथ प्राइवेटली भी ये आपका प्रोड्यूस होता है। उसके बाद अगर बात की जाए तो रेलवे इंजन के 3 टाइप्स होते हैं। कितने? 3 टाइप्स। सबसे पहला स्टीम इंजन, जो कि एंशियंट टाइम में बहुत यूज़ होता था। जब हमारे 1853 में मुंबई टू थाने के बीच में रेलवे सबसे पहले डाली गई थी, तब स्टीम इंजन का यूज़ होता था। मॉडर्न डेज में थोड़ा आप आगे आ जाओ तो 2000 से लेकर 2010 और इवन अभी तक हम लोग डीजल इंजन यूज़ कर रहे हैं। और मॉडर्न एरा में इलेक्ट्रिक इंजन्स, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इंजन्स आज हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, और आप कह लो कि अभी तो हम लोगों ने बुलेट ट्रेन भी डाल दी है अहमदाबाद से और मुंबई के बीच में लगने वाली है, तो वो पूरी की पूरी बुलेट ट्रेन होगी, मैगलेव ट्रेन, जो कि आपकी मैग्नेट से चलेगी। अगर बात की जाए स्टीम इंजन की, तो स्टीम इंजन आज सिर्फ हेरिटेज ट्रेन्स में ही यूज़ होते हैं। उनको टूरिज़्म पर्पज़ के लिए ही रखा गया है। बेसिकली ट्रैवलिंग में उसका यूज़ आज बहुत ही रेयर केस में होता है। ठीक है, जबकि हमारे डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स जो है, जिनका यूज़ हम लोग नॉर्मल डेज में करते हैं, नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन में, उसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं मिहिजाम में, जो कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स करके एक फैक्ट्री आई हुई है वेस्ट बंगाल में। वहाँ पे हम लोग इसे मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद ये जो डीजल लोकोमोटिव्स है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स एट वाराणसी एंड टाटा लोकोमोटिव वर्क्स एट जमशेदपुर। ठीक है, आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश में। और टाटा लोकोमोटिव वर्क्स जो है जमशेदपुर यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पैसेंजर कोच की बात करें, मतलब लोकोमोटिव्स यानी का बेसिकली इंजन। ठीक है, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि लोकोमोटिव का मीनिंग होता है इंजन। अब ये जो हमारे पैसेंजर कोच होते हैं वो पेराम्बूर, बेंगलुरु, कपूरथला एंड कलकत्ता में बनते हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें से कोई भी, ये 4 में से कोई भी 2 प्लेसेस याद रख लो। और अगर ये जो 3 नाम दिए मैंने, चित्तरंजन वाला, डीजल लोकोमोटिव्स एंड टाटा लोकोमोटिव, ये 3 में से कोई एक आध 2 याद रख लो तो आपकी एग्जाम में अच्छा खासा पॉइंट्स बन जाएंगे। अब बात करते हैं रेलवेज के बाद रोड व्हीकल्स की। ठीक है, अब ये जो रोड अगर की बात करें तो रोड में हम सबसे बेसिकली मोटर्स और मोटर कार्स। ठीक है, तो कार की अगर बात करें तो बिफोर इंडिपेंडेंस हमें कार के कुछ स्पेयर पार्ट्स या पूरी की पूरी कार इंपोर्ट करनी पड़ती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, अब ट्रक हो, बस हो, कार हो, मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल, सब कुछ हमारी कंट्री में बनने लगा है। ठीक है, और रोड व्हीकल्स हमारी अगर बात की जाए तो जनरली वो प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा है, उसमें गवर्नमेंट से बहुत ही कम होता है। और अगर इंडिया की बात करें वर्ल्ड के प्रोडक्शन में ऑफ कमर्शियल व्हीकल, तो इंडिया रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब इंडिया में
फिफ्थ रैंक, इंडिया पूरे वर्ल्ड में फिफ्थ रैंक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कमर्शियल व्हीकल्स का प्रोडक्शन होता है। कमर्शियल व्हीकल से आप लगा सकते हो कि ये जो टाटा के ट्रक्स आते हैं, अशोक लेलैंड के ट्रक्स आते हैं, फिर भारत बेंज है, ये सारी की सारी कंपनियां आज इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और उसी वजह से हम लोग इंडिया पूरे वर्ल्ड में फिफ्थ है। इवन गाइस कंडीशंस ये हो चुकी है कि हम लोग ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, हम लोगों ने जो हमारे स्पेयर पार्ट्स है, हमारे जो व्हीकल्स है, वो पहले हम लोग इम्पोर्ट करते थे, आज हम लोग उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इवन ट्रैक्टर्स एंड साइकिल्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज स्केल एंड वी एक्सपोर्ट देम ओवरसीज। मतलब ट्रैक्टर्स भी आप देख सकते हो, सोनालिका ट्रैक्टर्स देखा होगा आपने, फिर टाटा के ट्रैक्टर्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले जो हम लोग इम्पोर्ट कर रहे थे, आज हम लोग वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो गाइस ये भी एक अच्छा खासा पॉइंट है, आप याद रख सकते हो ट्रांसपोर्ट में, रोड व्हीकल्स के बारे में। उसके बाद बात करते हैं शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। ठीक है, एंशियंट टाइम से इंडिया में, आजकल की नहीं बल्कि बहुत एंशियंट टाइम से हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज है। आपको अगर पता हो तो हमारे राजा महाराजा लोग थे, और उसमें भी स्पेसिफिकली अगर साउथ इंडिया की बात करें तो जो चोल थे, पांड्य थे, चोलास थे, फिर पल्लव राजास थे, जो सारे किंग्स थे, वो लोग अपनी बड़ी बड़ी नेवीज रखते थे। ठीक है, और आज अगर बात करें तो इंडिया में ही बहुत एंशियंट टाइम से शिप बिल्डिंग चल रहा है, और मॉडर्न टाइम में, रिसेंट टाइम्स में देर आर सेंटर्स टू बिल्ड शिप्स ऑफ मॉडर्न स्टाइल। मतलब कि नई स्टाइल की, आज की तकनीकी वाली अपनी जो शिप है उसे बनाने के लिए आपको विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई एंड मार्मगोवा में आपको पब्लिक सेक्टर कंपनीज दिखेगी जो इस पर्टिकुलरली शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई है। उसके बाद अगर बात करें तो कोची और विशाखापट्टनम में बड़ी बड़ी साइज़ के, लार्जर साइज़ के आपके शिप बिल्डिंग्स होते हैं, और प्राइवेट डॉकयार्ड्स फुलफिल लोकल नीड्स। मतलब जो प्राइवेट डॉकयार्ड्स होते हैं, प्राइवेट ओनर्स होते हैं, वो छोटी मोटी शिप्स बना के जो लोकल नीड्स होती है उसे सेटिस्फाई करते हैं। गाइस ये दो चीज़ें याद रख लेना, ये कोची और विशाखापट्टनम में बड़ी शिप्स बनती है। और अगर इस ये जो 5 प्लेसेस दी हुई है उसमें से अगर आप एक आध दो भी याद रख सकते हो, जैसे कि विशाखापट्टनम है, हमारा मुंबई हो गया, तो भी आप एग्ज़ाम के एज अ रेफरेंस पॉइंट लिख सकते हो, जो कि आपके एग्जाम्स में मार्क्स बढ़ा सकता है। ठीक है, उसके बाद शिप बिल्डिंग के बाद अगर हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट बिल्डिंग यूनिट्स भी जो भी है हमारे, वो भी आपको इंडिया में ही प्रोड्यूस होते दिखेंगे। एयरक्राफ्ट बिल्डिंग की बात करें तो वो हमारे बेंगलुरु में आया हुआ है, कोरापुट, नासिक, हैदराबाद एंड लखनऊ में आपको एयरक्राफ्ट बिल्डिंग देखने को मिलेंगे। बिल्डिंग्स ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर पैसेंजर ट्रैवल्स हैज स्टिल नॉट स्टार्टेड इन इंडिया। तो गाइस ये एक चीज़ याद रखना, ये एमसीक्यू में या तो फिर ट्रू फॉल्स में आ सकता है। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ट्रू फॉल्स की है कि भाई आपको पूछा जाएगा कि द बिल्डिंग ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर पैसेंजर ट्रैवल्स हैज स्टार्टेड इन इंडिया। ठीक है, और पूछा होगा कि आपको ट्रू है कि फॉल्स है, तो आपका आंसर क्या होगा? डेफिनेटली फॉल्स होगा, क्योंकि अभी तक ये इंडिया में चालू नहीं हुआ है। हाँ, हम लोग फाइटर जेट बना रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने तेजस बनाया। ठीक है, लेकिन जो आज भी हमारे जो स्पाइस जेट है, जो आपके जो इंडिगो है जिसमें हम लोग नॉर्मली ट्रैवल करते हैं, वो आज भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, आप बोइंग ले लो, आप दूसरी लॉकहीड मार्टिन ले लो, जिसके प्लेन हम लोग खरीदते हैं और वो कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स की तरह यूज़ करते हैं हम उसे। ये हो गई हमारी शिपिंग इंडस्ट्रीज। उसके बाद आती है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। रेडियो सेट एंड टेलीफोन इंडस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया इन 1905। ये एमसीक्यू बन सकता है आपके लिए कि गाइज हमारे इंडिया में रेडियो सेट एंड टेलीफोन इंडस्ट्री कब स्टार्ट हुई थी? योर आंसर शुड बी 1905। दिस कैन बी सेड दैट इन द बिगिनिंग ऑफ ये हमारी बिगिनिंग कह सकते हैं 1905 से। वैसे दुनिया बहुत आगे चलती गई थी 1905 में, लेकिन अभी हमें आज़ादी भी नहीं मिली थी। तो 1905 में ये ब्रिटिशर्स के एरा में हम लोगों ने अपना रेडियो और टेलीफोन इंडस्ट्री शुरू किया था। उसके बाद अगर बात की जाए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दैट इज़ BEL, आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BEL। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वो एस्टेब्लिश हुई थी 1956 में बेंगलुरु में। ठीक है, ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। आप इस इंडस्ट्री में रेफरेंस के लिए रख सकते हो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 1956 में बेंगलुरु में एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, अब इसका मोटिव क्या था? ये बनी क्यों? मोटिव था टू मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट्स फॉर आकाशवाणी, जो कि हमारी ऑल इंडिया रेडियो है, एंड वेदर डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब कि BEL हमेशा से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाती रही है, इक्विपमेंट्स बनाती रही है, जो कि हमारे आकाशवाणी में, दैट इज़ ऑल इंडिया रेडियो में काम आए और वेदर फोरकास्टिंग में हमें काम लग सके। ठीक है, टुडे इट प्रोड्यूसेस वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इन कोलैबोरेशन विथ इसरो। गाइस इसरो का फुल फॉर्म तो आपको जीते दम तक याद रखना है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आज भी नहीं, आपको फ्यूचर में भी ये चीज़ काम लगने वाली है। ठीक है, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री।
और दूसरा यहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसने हमारे नॉर्मल पीपल्स की लाइफ में, लाइफस्टाइल्स में और नेशनल इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंज लाया। पहले आप देखो, पहले हमारे पास रेडियो ही था, हम लोगों ने मोबाइल जैसी कोई चीज़ ही नहीं देखी थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे मोबाइल्स आने लगे। मोबाइल्स में भी पहले वो बड़े बड़े, आपका आधा हाथ पूरा कवर अप हो जाए ऐसे मोबाइल्स आते थे ब्लैक कलर के, मुझे आज भी याद है। और उसे अगर आप अपने पॉकेट में रखो तो वो पॉकेट फाड़ के नीचे उतर जाए, इतने बड़े भारी भारी आते थे। लेकिन आज देखो, आज स्मार्टफोन आ रहा है और स्मार्टफोन से भी हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। आज हमारे पास सिर्फ एक चिप होती है जिसे आप लोग अपने टीवी पे लगा सकते हो, मतलब कुछ भी है, मतलब सब कुछ आपके हाथ में ही हो सकता है, ठीक है। सो आप देखो सकते हो कि इस इंडस्ट्री ने पर्टिकुलरली कितना डेवलपमेंट किया है। अगर बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु हैज़ बिकम द कैपिटल सिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। अब गाइज, ये सिलिकॉन वैली जो है वो यूएसए में आया हुआ एक प्लेस है, एक सिटी है, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं, जो टेक जायंट्स हैं, उनका वहाँ पे हेडक्वार्टर्स आया हुआ है। और क्योंकि बेंगलुरु में बहुत सारी आईटी कंपनीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री वाली कंपनीज़ है, तो इसीलिए हम लोग इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि विच सिटी ऑफ इंडिया इज़ नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। द आंसर शुड बी बेंगलुरु। सॉफ्टवेयर पार्क, साइंस पार्क एंड टेक्नोलॉजिकल पार्क आर एस्टैब्लिश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इन दिस इंडस्ट्री, ठीक है। ये भी चीज़ आप याद सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर पार्क किए, बनाए, साइंस पार्क बनाए, टेक्नोलॉजिकल पार्क बनाए, और इसी वे में हम लोगों ने इस इंडस्ट्री को डेवलप किया, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत ही अच्छे वे में समझ में आ रही होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग, हम लोग यहाँ पे ही रखते हैं, ठीक है। आज हम लोगों का वीडियो ये पार्ट पूरा यहीं तक का रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज़ आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। और दूसरी चीज़ गाइस कि मैंने जो अपनी टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो वहाँ से हो सकते हो। प्लस दूसरी एक चीज़ कि मेरी नोट्स जो मैं खुद बनाता हूँ वो नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, तो एक बार चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।